बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आज हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल की चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअली पीरियोडिक टेबल क्या है। थोड़ा सा आपको बता दो, पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास एलिमेंट की अरेंजमेंट का एक टेबल है। आजकल हम जो एलिमेंट पढ़ते हैं वो तकरीबन 118 और बहुत सारे और भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिटरेचर के अंदर बुक्स के अंदर जो एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो 118 एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। तो जिस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए तो साइंटिस्ट ने उनको स्टडी करने के बाद एक स्कीम के तहत, एक सिस्टम के तहत उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। इसकी बेस पे एक पूरा टेबल बन गया जिसको हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक में हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है और दूसरे में हम उस पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है वो होता क्या है। वो कहता है जी, पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम के तहत स्कीम वाइज हम अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट को किसी भी और एलिमेंट के साथ मर्ज नहीं कर सकते। जिस एलिमेंट को जहाँ पीरियोडिक टेबल में जगह मिली हुई है उसको उसी तरह से पढ़ा जाएगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं और आपको आपकी क्लास का टाइम टेबल मिल जाता है। पहला किस चीज़ का पीरियड है, दूसरा, तीसरा, चौथा करते कराते आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये टाइमिंग है, ये पीरियड है और इतनी ड्यूरेशन है एक क्लास की। पीरियोडिक टेबल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट्स उनके ग्रुप और पीरियड्स के अंदर मिल जाएंगे, यानी उनकी पोजीशंस और उनकी लोकेशन का आइडिया हो जाएगा कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल बनाने का फ़ायदा हमें क्या हुआ जी? पीरियोडिक टेबल बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि एलिमेंट को अलग अलग पढ़ने की बजाय ग्रुप की सूरत में पढ़ा जा सकता है। जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा है कि आपके पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग होती है, दूसरी एफएससी प्री मेडिकल होती है। अब प्री इंजीनियरिंग में हमें पता है कि जी यहाँ पर सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और प्री मेडिकल में सारे के सारे क्या हैं जी, सारे मेडिकल के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल जब आप बना लेते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो पता चल जाता है कि अगर आप हाइड्रोजन को पढ़ रहे हो तो उसके बाकी मेंबर्स कैसे होंगे। यानी किसी एक मेंबर को पढ़ के हम बाकी सारे मेंबर को उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हुआ ये था कि 19th सेंचुरी में केमिस्ट ने जब एलिमेंट्स देखे, डिस्कवर होना शुरू हो गए, तो उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ना प्रॉब्लम था। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। जिस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर होते थे उनको उतने ही एलिमेंट की बेस पे एक जगह पर एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया जाता था। टाइम जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे लॉज भी बनते गए उस पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल के जो लॉ होते हैं उसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिक टाइम के साथ साथ इस लॉ के अंदर भी चेंजिंग आना शुरू हो गई और हमारे पास अब जो लॉ है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेबल उस वक्त क्या थी? इट इज प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट विच वर, यानी जो एलिमेंट उसमें मौजूद हैं उनकी और जो अब तक मौजूद नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रख के ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। यानी इस पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि हमें उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का भी पता था जो हमें मिल गए, लेकिन जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए हुए थे उन एलिमेंट्स के बारे में भी साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी प्रिडिक्शन करके हमें दे दी थी। ठीक है जी। तो ये तो कुछ इसकी अर्ली हिस्ट्री थी जिसमें हमने पहले तो इसकी डेफिनेशन देख ली कि पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर, एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू, एक स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को किसी भी एक खास टेबल में अरेंज करना पीरियोडिक टेबल कहलाता है। पीरियोडिक टेबल जो है वो दो तरह की अरेंजमेंट पर मुश्तमिल होता है, एक कहलाते हैं ग्रुप और दूसरे कहलाते हैं पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम ऑफ दैट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम कौन से होते हैं? वर्टिकल मीन इस तरह से पिलर्स की तरह जो होंगे, वर्टिकल कॉलम, दैट इज कॉल्ड ग्रुप।
हॉरिजेंटल रोज या हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ दैट टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजेंटल का मतलब है इस तरह से, हॉरिजॉन के साथ लंबाई के रूप ऐसे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये कहलाएगी ग्रुप। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रुप हो गए। ऊपर से नीचे पिलर्स की सूरत में जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो क्या कहलाएंगी जी? वो कहलाएंगे हमारे पास पीरियड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मौजूद ग्रुप और पीरियड में रखा कैसे गया। तो उसने कहा एलिमेंट्स अरेंज इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अर्ली मतलब स्टार्ट में एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेस की बेस पर रखा गया। मतलब क्या हुआ, जिसका एटॉमिक मैस कम था उसको सबसे पहले रखा गया, जिसका ज़्यादा था उसको उसके बाद में रखा गया। जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है तो उसके साथ यहाँ चले जाए, यहाँ हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मैस 2 है। फिर हाइड्रोजन के नीचे आ जाओ तो आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। यानी एटॉमिक मैस जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके साथ उसने अरेंजमेंट करना शुरू कर दी। यानी शुरू में एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके एटॉमिक मैसेस की बढ़ते हुए अंदाज में रखा गया था। जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसको पहले, फिर ज़्यादा वाला, फिर ज़्यादा, जैसे जैसे बढ़ रहे थे जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे रोल नंबर्स होते हैं। आप जैसे रोल नंबर वाइज बैठते हो ना, 1 2 3 4 1 वाला पहले होता है क्योंकि उसका एटॉमिक मैस कम है। और जैसे जैसे आपके रोल नंबर्स का मैस यानी रोल नंबर ज़्यादा होते जाते हैं तो हम उसकी सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। ये तो शुरू की बात थी कि स्टार्ट में उसने इसको एटॉमिक मैस के साथ रखा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया क्या कहते हैं कि जी इट इज़ ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे टाइम गुजर गया उसने इसको चेंज करके किसकी बेस पे कर दिया। शुरू में ये एटॉमिक मैस पे लिया जाता था लेकिन टाइम के साथ साथ हमने इसको चेंज करके एटॉमिक नंबर पर ले आए। ये दोनों MCQs आपने याद रखने हैं। एट द अर्ली हिस्ट्री यानी 19th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की, उसकी स्टार्ट की हिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक मैसेज की बेस पर रखे जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एटॉमिक मैसेज जो है उनको ख़त्म करके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसको रखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये तो कुछ हिस्ट्री है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जैसा पीरियोडिक टेबल आपको आजकल दिखता है बिल्कुल वैसे ही एकदम बन के आ गया था। नहीं, मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे वो डोबनियर्स थे, उसके बाद न्यूलैंड आए। इनका काम हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, जिन्हें पता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ से आइडिया लगा लेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या। सो दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये आपको किसी भी बुक से मिल जाएगा। आप सेकेंड ईयर की बुक ले लें, आप नेट से सर्च कर लें, आपको पीरियोडिक टेबल जो बड़े खूबसूरत कलर्स में मिल जाएगा और डिफरेंट तरह की आइडियाज़ जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के उसमें उसने क्लियर किए हुए हैं। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पहली बात की थी वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज की। इनको क्लियर कर लेते हैं कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्या होती हैं। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो तो ये अच्छा खासा लेंथी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये एलिमेंट जो है वो अपने नेम और अपने स्पेसिफिक सिम्बल्स के साथ अवेलेबल है। मैंने कहा था कि जो वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है कि ये जो इस तरह से लंबी लंबी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप। तो इसमें काफ़ी सारे ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप है। हमें कैसे पता चलेगा, जब आप इसको काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है। ग्रुप का हमें कैसे पता चला, हमने इसको इस तरह से काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 टिल 18 तक। 18 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के साथ उसने ग्रुप के नंबर लिख दिए। ग्रुप हो गए ये। फिर बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स कौन से होते हैं जी, जब आप इसको वर्टिकल पढ़ोगे। वर्टिकल का मतलब है जी इस तरह से देखना है आपने इसको, ठीक है, इस तरह से देखते जाएंगे। तो वर्टिकल ग्रुप की अगर पीरियड की हम बात करें तो उसमें कितने वर्टिकल होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिकल इसकी लाइंस हैं। 7 वर्टिकल लाइंस का मतलब ये है कि इस तरह से ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सात। ठीक है, वर्टिकल जितनी भी लाइंस हैं वो कहलाएंगी क्या, पीरियड। और हॉरिजेंटल रोज, लंबाई के रुख इस तरह से पिलर्स की सूरत में जो आपको नजर आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएंगी जी,
ग्रुप्स कहलाएंगे। ये तो सादा सिंपल पीरियोडिक टेबल है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा होता है हमें। ये जो अब पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है, ये जिस पीरियोडिक टेबल की शक्ल अभी आप देख रहे हो, ये रिसेंट और अमेंडमेंट के बाद यानी चेंजिंग के बाद जितनी भी चेंजेस होनी थी उसके बाद हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल आया है। इससे पहले मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट अपना काम करते रहे और अपना अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के चले जाते थे। जैसे हमने अभी बात की डोबनियर की, डोबनियर वॉज द साइंटिस्ट। डोबनियर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेवरल एलिमेंट्स ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इनको उस वक्त तक सिर्फ तीन एलिमेंट्स का पता था, तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया जिसको उन्होंने नाम दे दिया ट्राइएड्स। ट्राइएड्स कहा जाता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। सो लेट्स सी, बुक से हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और हर साल पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, वो कहते हैं जर्मन केमिस्ट था डोबनियर, उसने ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप किस किस के दरमियान में, एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। उसने तीन एलिमेंट का ग्रुप ले लिया था और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता था, और इस प्रॉपर्टीज को जिसको वो तीन एलिमेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा है उसको उसने नाम किसका दे दिया था जी, ट्राइएड्स का दे दिया था। ठीक है, इन दिस ग्रुप, इन ग्रुप्स के अंदर होता क्या था, द सेंट्रल और मिडिल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। वन ट्राइएड ग्रुप is that of calcium, strontium and barium. The atomic mass of strontium is the average of atomic mass of calcium and barium. मतलब क्या हुआ उसके कहने का, वो कहते हैं कि जिसने 3 एलिमेंट ले लिए, कौन कौन से एलिमेंट उसने ले लिए, उसने लिया जी कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम और उसके साथ कौन सा लिया, बैरियम। वो कहते हैं कि उसको कैल्शियम का एटॉमिक मास भी पता था, बेरियम का एटॉमिक मास भी पता था। वो इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस करके उसका एवरेज निकालता था, और एवरेज निकालना आप लोगों को आता है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास उसने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, दैट इज 40, इसको उसने प्लस कर दिया बेरियम के एटॉमिक मास के साथ, दैट इज 137। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 पे डिवाइड कर देना, 2 पे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, जितने नंबर्स लिए जाते हैं उतने पे प्लस करके आप उसको डिवाइड कर देते हो। तो जैसे ही आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ अ मिडिल वन। ठीक है, उसने ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जी मेरे पास तीन एलिमेंट के सेवरल, बहुत ढेर सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर में पहले और तीसरे एलिमेंट, जिनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज उसको पता होते थे, उन दोनों को वो प्लस कर देता था और 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आता था वो मिडिल के बराबर आता था। ये तकरीबन हमारे पास आज के जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास मौजूद है स्ट्रोंशियम का, उसके करीब करीब आ रहा था, 88 आ रहा था। ठीक है, उसने इस किस्म के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्टडी किए। ये तो एक ग्रुप था, दैट इज कॉल्ड वन ग्रुप बिकॉज दैट 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट का जो एक ग्रुप होता है उसको ट्राइएड्स कहते हैं। और डोबनियर was the first scientist who was introduced the triads, जिन्होंने हमें ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट्स में से पहले और थर्ड वन एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाता था। जो आंसर आता था वो मिडिल वन का आंसर होता था। इस तरह से उसने बहुत सारे एलिमेंट जो है वो अरेंज किए। ठीक है जी, वो कहते हैं द क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। इस तरह की क्लासिफिकेशन को ज़्यादा प्रिजयाई नहीं मिली, लोगों ने ज़्यादा इसे कबूल नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि 3 एलिमेंट इकट्ठे करते करते कोई बहुत ढेरों ग्रुप बन जाते थे, और ये ज़रूरी तो नहीं था कि जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज वो ले रहा है क्या मिडिल का वही एटॉमिक मैस आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसने एक कॉन्सेप्ट हमें ये दे दिया कि एटॉमिक मैसेज की बेस पे ही आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्या करना है जी, अरेंज करना है। ये डोबनियर का था। इसके साथ आप क्वेश्चन लिखोगे अपनी नीट नोटबुक पे, डिफाइन डोबनियर ट्राइएड्स। ठीक है, डिफाइन डोबनियर ट्राइएड्स। और एक पहले क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिख लेना है, व्हाट इज ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। वो मैंने नोट्स में आपको डेफिनेशन लिख के दे दिए, व्हाट इज ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। फिर आप लिखोगे डिफाइन डोबनियर ट्राइएड्स। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। जब ये रिजेक्ट हो गया तो फिर साइंटिस्ट ने इस काम को ज़्यादा सीरियसली करना शुरू कर दिया। एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज कॉल्ड न्यूलैंड। न्यूलैंड्स ऑक्टेव के नाम से जाने जाते हैं। ऑक्टेव मीन 8। ठीक है, ऑक्टा जो है वो 8 से निकला है, ऑक्टेव मीन 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एलिमेंट की अरेंजमेंट जो है वो 8 एलिमेंट की अरेंजमेंट थी। यहाँ ट्राइएड्स मीन 3। यहाँ एलिमेंट की अरेंजमेंट 3 की बेसिस पे थी, यहाँ एलिमेंट की अरेंजमेंट जो है वो 8 की बेसिस पे आ गई है।
कहते हैं सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय कैनिज़ेरो इन 1868, दैट इज योर एमसीक्यूज कि एटॉमिक मैसेज, करेक्ट एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के किसने बताए थे? कैनिज़ेरो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए थे, और उसका जो टाइम लाइन है दैट इज 1860 में उन्होंने करेक्ट एटॉमिक मैसेज, पहले तो वो तुक्के से लगा रहा था, दोनों को प्लस करके दरमियान से जो आता था वो कहते थे जी यही दरमियान वाले का एटॉमिक मैस है, लेकिन कैनिज़ेरो ने किसी भी तरीके से कोई केमिकल प्रोसेस निकाला या फिजिकल निकाला, व्हाटएवर, ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 1860 के अंदर कैनिज़ेरो ने हमें हर एलिमेंट के एटॉमिक मैस सही बता दिए जो उस वक्त तक उसको पता थे। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट, फिर दोबारा से एलिमेंट, और डेफिनेटली जब हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस ही सही उसको पता चलना शुरू हो गया तो हर एलिमेंट फिर से उसने क्या किया, अरेंज किया, और ये अरेंजमेंट दोबारा कब शुरू हुई? 1864 में। अब उस दौर में न्यूलैंड जो है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव, इनका जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक लॉ था जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब लॉ ऑक्टेव क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर वॉज अ रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ? वो कहता है कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट इन केमिकल प्रॉपर्टी, इसने 8 एलिमेंट का एक ग्रुप लिया, पहले वाले ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप लिया, ये कहता था कि जो 8 एलिमेंट मैंने लिए हैं ना, फर्ज करें ये जो 8 एलिमेंट ये ले रहा था, कहता था ये जो 8वां एलिमेंट है ना ये रिपीट करता है अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही जैसा कि फर्स्ट वन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो एलिमेंट को अरेंज करता था, फिर 8 लेता था, फिर उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जैसी होती थी, तो वो इस 8वें को इस पहले के नीचे रखता था। इस तरह से उसने 7 एक लाइन में लगा दिए, 8वां क्योंकि इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किस जैसी है, पहले जैसी है, तो वो इसको यहाँ पर लगता था, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया 8वां। अगला फिर देख लेते हैं, फिर अगर हम शुरू करें 7 और फिर जो 8 आएगा उसने यहाँ, इस तरह से उसने काफ़ी ढेर लगा दिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, लेकिन उसने भी यहाँ एक बात मेंशन की, वो कहते हैं ये 8वां एलिमेंट उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ लिखा भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ है, 1 2 3 4 5 6 अपनी मर्जी से नहीं लिखा, 8 को पहले और 9 को बाद में, 7 को पहले और 6 को बाद में, ऐसे नहीं लिखना आपने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से लिखना है, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले लिखें, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में लिखे, करते करते अगर आप 8 एलिमेंट को इकट्ठे कर देते तो 8वां एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले जैसी देगा। तो इस तरह से उसके पास एक पीरियोडिक टेबल बनकर आ गया था जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 8 एलिमेंट थे और उसमें हर एलिमेंट, आखिरी वाला एलिमेंट पहले वाली जैसी प्रॉपर्टी दे रहा था। इसको उसने नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव का, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है दैट इज द आंसर ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये आंसर है। ठीक है, ही कंपेयर इट विद द म्यूजिकल नोट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने ना म्यूजिकल नोट के साथ इसको कंपेयर किया था। बहुत सारे बच्चे जिनको म्यूजिक से थोड़ा सा लगाव हो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स होती हैं जिसको 7 सुर कहते हो आप, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, और उसके बाद फिर से सा शुरू हो जाता है, आप इसको सर्च कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ही वाज अ म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियन था, तो इसने कहा कि जी जैसे म्यूजिक के साथ सुर होते हैं तो सातों एक जैसे होते हैं, जो 8वां होता है ना उसकी आवाज़ बिल्कुल पहले जैसी निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही जो 7 एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी ही होती है, तो उसको अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम पहले के नीचे ही रखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उसका नाम और होता है, प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हो सकता है उसका कलर एक जैसा हो सकता है वो मेटल हो सकता है वो नॉन मेटल हो, वट जो भी है, जैसे जैसे हम आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ही वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्नाइजेशन एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इसके काम ने भी इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन अपनी पीरियोडिक टेबल की दुनिया में नहीं शो की। वजह क्या थी
क्योंकि ये क्या करता था, पीरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट मौजूद होते थे सबको एक ही जगह पे डालता जाता था और उन एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ता था जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। यानी अगर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 वाला डिस्कवर हो गया है, 2 वाला नहीं है, 3 वाला हो गया, तो इसने 1 के साथ 3 को रख दिया, 2 की जगह नहीं छोड़ी। हालांकि इसको पता था कि 2 अगर डिस्कवर नहीं हुआ तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसने क्या किया, देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इसने जगह नहीं छोड़ी थी, ठीक है। द नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम। उस वक्त तक नोबल गैसेस नहीं पता थी हमें। अब देखें आप, नोबल गैसेस का एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन आपके पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। लेकिन लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, ये न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि आगे जितने भी पीरियोडिक टेबल आए मुख्तलिफ साइंटिस्ट के, उन्होंने इसको फॉलो किया। लेकिन फॉलो करते हुए इन्होंने उस चीज़ की जगह छोड़ी जो अब तक डिस्कवर नहीं हो चुकी थी। आज तक का आपका काम सिर्फ यही है, आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। एक लिखना है डिफाइन पीरियोडिक पीरियड्स एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा आप लिखोगे व्हाट इज डोबनियर ट्राइएड्स। तीसरा आप लिखोगे व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर हो गया? बड़े ध्यान से 9th क्लास इसको आपने देखना है। ये चैप्टर शॉर्ट चैप्टर से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपने इसको डेफिनेशन बेसिस और एमसीक्यूज बेसिस पे उठाते चले जाना है। इसलिए इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टू मच ईजी, जितना मैं कह सकूँ उससे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर उठाकर याद करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है जी। ओके बेटा, गुड लक एंड थैंक यू।